क्या है, चाइल्ड रेयरिंग ना रहकर अब क्या है, जो बच्चे की जो नीड्स हैं, बच्चे की जो एजुकेशन है, वह प्राइमरी फंक्शन न बन के आज के एस्पेक्ट में सेकेंडरी फंक्शन हो गया है। ठीक है, बच्चे क्या है, या तो क्रचिस में छोड़े जा रहे हैं या बेबी केयर सेंटर्स में। ठीक है, पहले माँ क्या रहती थी, घर पे रहती थी, अपने बच्चों की खुद देखभाल करती थी। अब ये सिनेरियो क्या है, धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। तो अब क्या है, जो रोल ऑफ वुमेन का जो रोल है, वो भी प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर को देखते हुए जो वुमेन का जो रोल है, वो भी क्या है, चेंज हुआ है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, उसमें सिर्फ अब लेडीज क्या है, घर की चार दीवारी के अंदर कैद नहीं है। ठीक है, वह भी क्या कर रही है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, वह भी काम पर जा रही है। ठीक है, तो ये था फैमिली का। दूसरा क्या भाई, अर्बनाइजेशन में और क्या इफेक्ट पड़ा है आपका, क्राइम के ऊपर भी। हाँ, ये भी है भाई, जैसे जैसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्राइम भी ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अर्बनाइजेशन, रैपिड इकोनॉमिक। क्राइम बढ़ रहे हैं भाई, पॉवर्टी बढ़ रही है। ठीक है, अर्बनाइजेशन से क्या है, क्राइम बढ़ रहे हैं। जब लोगों को क्या है, अब तो चले गए गांव छोड़ के, तो शहर की तरफ शिफ्ट हो गए, लेकिन जब काम नहीं मिला तो क्राइम करना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे है आपका पोवर्टी। जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, वहां पर क्या है, ज्यादातर फिर क्या है, गरीबी भी बढ़ रही है। स्कूल एनरोलमेंट रेट जो कम होता जा रहा है, ज्यादा जो बजट है फूड के ऊपर खर्च हो रहा है। तो एजुकेशन, स्कूल एनरोलमेंट रेट, ये सारी चीजें, हेल्थ, क्लिनिकल और ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी कुछ चीजें क्या है, घटती जा रही है, जिससे क्या है, पोवर्टी बढ़ रही है। अर्बन पुअर्टी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमारी अर्बन पुअर्टी है, एक सीरियस इंपैक्ट डाला है उसने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति सिटीज में सर्च करने जाते हैं अपनी लाइवहुड के लिए, अपनी अर्निंग के लिए। ठीक है, ताकि उनकी गरीबी खत्म हो सके, लेकिन वहां पर क्या है, बहुत सारे क्या कर रहे हैं, रिजल्ट में आपके जिनको काम नहीं मिल रहा, वो तो या तो वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं, या वो किसी क्राइम में घुस जाते हैं। उसके बाद गैम्बलिंग, जुए वाली प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाती है। आगे क्या क्या बताया इसने, बैगरी, भीख मांगने वाले, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या है, एवरी कम्युनिटी हैज सम टेंशन एंड डिस्टर्ब है। हर एक कम्युनिटी में कुछ ना कुछ टेंशन और डिस्टर्बेंस चली रहती है। तो बेसिक रीजन क्या होता है, सोशल टेंशन का हमारा कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। थ्री टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट इसने बताया था, इंडिविजुअल जो हम निकल पड़ा था, इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट हो गया आपका, एक फैमिली के अंदर कन्फ्लिक्ट हो गया, या वेरियस ग्रुप के अंदर कन्फ्लिक्ट बता दिया। एल्कोहलिज्म की चीजें, यानी कि क्या है, नशे की लत लग जाती है। आगे स्ट्रेस, अब क्या है, वियर एंड टीयर, बॉडी एक्सपीरियंस, लगातार क्या है, काम करते रहते हैं, जिससे क्या है, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। अब क्या है, अर्बनाइजेशन में देखो ये बात है, आज भी है, ग्रामीण एरिया में आप देखोगे उन लोगों के अंदर इतना स्ट्रेस नहीं होता है जितना कि एक अर्बन सिटीज में, सिटीज के अंदर जो बंदे रह रहे हैं, क्योंकि उनका क्या है भाई, काम किया, आए अपने घर, बस एक वही घर दिख रहा है, घर से काम, काम से घर। ठीक है, और गांव में आज भी ऐसा है भाई, आज उसके पास बैठे हैं, उसके पास बैठे हैं भाई, दो चार बात करने वाले बंदे हैं, तो क्या है, स्ट्रेस अपने आप ही कम हो जाता है। ये इतने सारे फोन मेरे क्लास के बीच में ही आएंगे। उसके बाद क्या है, कल्चरल भी इफेक्ट पड़ता है हमारा, मैनी डिफरेंट वे अर्बन कल्चर बिकम बियॉन्ड द सिटी, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, यानी कि कल्चर का भी इफेक्ट पड़ रहा है। अर्बनाइजेशन से क्या है भाई, हमारे कल्चर का भी इफेक्ट पड़ रहा है। कल्चर जैसे गांव में क्या है, लेडीज को सिर पर पल्लू रखना होता है, आपका क्या है, घूंघट निकालना होता है, लेकिन सिटीज में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कल्चर भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। आगे और क्या क्या बताया है इन्होंने, impersonality of social relations, mechanical way of life,
अर्बन आउटलुक होता जा रहा है, इकोनॉमिकल। इम्पर्सनैलिटी ऑफ सोशल रिलेशन, सिटीज के अंदर, टाउन्स के अंदर जब आप ग्रो कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है मैकेनिकल वे ऑफ लाइफ, लाइफ में क्या है, हम सारी चीजें जैसे जैसे टोटली डिपेंड ऑन टाइम इज वेरी फास्ट, हमारा जो टाइम है वो लगातार भागता जा रहा है, हमारा जो जीवन है वो मशीनों के ऊपर निर्भर होता जा रहा है। हर छोटे छोटे काम जो हम अपने हाथों से करने रहे थे, अब वो सारे छोटे छोटे काम हम, देखो जितने हम रिचेस्ट होते जाते हैं ना, जितने हम अमीर होते जाते हैं, उतने ही हम आलसी भी हो रहे हैं। क्योंकि देखो जो काम पहले औरतें हाथों से करती थी, अब वो सारा के सारे मिक्सी में करने लगी, ठीक है। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है, मशीनों के ऊपर निर्भरता हमारी बढ़ गई है। अर्बन आउटलुक, ठीक है, अर्बन एरिया में जाके जो आउटलुक है पर्सन का, उसका एटीट्यूड है वो भी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। इकोनॉमिकल, अर्बनाइजेशन विलेज कैन बी सीन टू वेज, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जरूर पड़ता है भाई, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ द इनहैबिटेशन सर्च ऑफ द लाइवलीहुड, और ये लोगों के ऊपर क्या है भाई, जो पहले से सेट है ना उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो अभी माइग्रेट करके गए उसके ऊपर इकोनॉमिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। अब देखो भाई, इसमें जो आपकी विशेषताएं बताई हैं ये तो थे कि किस किस एस्पेक्ट को आपका अर्बनाइजेशन इफेक्ट करता है। अब आते हैं आपके अर्बनाइजेशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसमें बताया गया है इसने। अब जो डेवलपमेंट की बात आए, तो अगर हम एक रूरल एरिया की बात देखें और एक अर्बन एरिया की बात देखें, तो डेवलपमेंट है वो अर्बन एरिया में ज्यादा है, ठीक है। तो ये विशेषता हो गई। दूसरा बताया है, बड़े आकार वाले से निवास करने समुदाय के लोग कभी भी एक दूसरे के संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित नहीं हो पाते हैं, यहाँ पर लोगों के द्वारा सीमित उद्देश्य के लिए परस्पर मेल जोल रखा जाता है। अब यहाँ पर देखो भाई, जो मेल जोल होता है सिटीज में, वो भी क्या होता है, लिमिटेड होता है। आप देखते हो अर्बन एरिया में, आप ये देखते हो, आप एक गली में हो तो एक गली के भी संबंधों को आप नहीं जानते हो, ठीक है। आप अपने घर के आसपास के एक दो बंदे को जानते हो, पूरी गली में भी आप सबके नाम नहीं जानते। और ग्रामीण एरिया में आज भी ऐसा माहौल है, अगर हम गांव के इस कोने में हैं तो हम पूरे गांव में जरूर जानते हैं सबको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक सिटीज की क्या विशेषता बताई, एक तो डेवलपमेंट ज्यादा है भाई सिटीज में, दूसरा यहाँ पर लोगों के साथ जो मेल जोल की भावना है वो क्या हो गई, वो लिमिटेड हो गई है। तीसरा बताया इसने तर्क संगति, शहरी जीवन लोगों द्वारा समाज लाभ की पुष्टि करने से संबंध स्थापित किया जा सकता है, ये सब पुष्टि के लिए नहीं होते हैं। यानी कि इसने ये बताया गया है कि यहाँ पर शहरों में जो भी मेलजोल बढ़ रहा है ना, वो उनकी क्या है, कोई इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, वो दूसरे एक दूसरे से जो वो यहाँ पर अगर जहां पर उनको प्रॉफिट दिख रहा है ना, तो वहां पर उसने बात की गई है। अब हम क्या है, गांव में ऐसे करके चलते हैं भाई, कोई मिला नहीं मिला सबसे क्या बातें करते चलेंगे। शहरों में क्या है, ये चीज लिमिटेड में आती है। अब क्या है भाई, और क्या है, एरिया का डिवीजन हो गया है, जो सोशल गतिविधियां हैं और साधन, ये सारी चीजें इसके अंदर अलग अलग आ गए हैं। अब इसमें क्या है, कुछ हमारी शहरीकरण की समस्याएं भी बताई हैं, जैसे गंदी बस्तियों की उत्पत्ति हो गई है, जैसे जैसे क्राउड बढ़ेगा तो वही क्या है, बस्तियां तो बनेगी, आवास की कमी हो गई है, अपराध और अनैतिकता बन गई है, संघर्ष, धार्मिक रूढ़िवादिता में कमी आ गई, यातायात व परिवहन की समस्या, दूसरा क्या है, पॉल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है। तो ये सारी क्या है, हमारी अर्बनाइजेशन की समस्याएं बताई। देखो भाई, जितना भी क्राउड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, वहां पर गंदी बस्तियां भी बढ़ेंगी, और जब क्राउड बढ़ेगा तो हमारा क्या है, रहने की जो बेसिक नीड्स हैं उनकी भी क्या है, कमी होगी। अपराध ज्यादा बढ़ेंगे, जब लोगों को काम नहीं मिलेगा तो भाई अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करेंगे भी, ठीक है। अपराध और अनैतिकता बढ़ेगी, चोरी, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, नगरीय आबादी में आपको ये सारी चीजें बताई गई है। दूसरा क्या है, हमारा मानसिक संघर्ष बड़ा चल रहा है, ठीक है, स्ट्रेस, सांस्कृतिक अस्थिरता, धार्मिक रूढ़िवादिता में कमी आ जाती है। यहाँ पर क्या है, नगरों में आत्मविश्वास का प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है, जिससे समाज में धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रभाव दिन पर दिन कम होता जा रहा है। यातायात व परिवहन की भी समस्या हो रही है। अपेक्षाकृत क्या है, एक तो क्या है, जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या के कारण भाई जितने भी साधन है लोगों के पास वो भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप गाँव की बजाय शहरों में क्या है, आपके ज्यादा साधन है, जिससे क्या है, जगह जगह पर क्या है, वहां पर जाम लग जाता है ना। यहाँ पे तो अब देखो, दिल्ली में हम कभी भी जाते हैं, अगर 10 किलोमीटर का रास्ता ना है तो वो 15 मिनट में जाता है, 10 किलोमीटर के रास्ते के लिए 15 मिनट दिखाते हैं।
नेट पे। और गाँव में क्या है भाई, 15 किलोमीटर का रास्ता 10 मिनट में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भीड़ नहीं है। तो ये थे भैया आपके अर्बनाइजेशन के, समझ में आ गया क्या पढ़ा? अर्बनाइजेशन क्या होता है, जब हम गांव से शहर सिटी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा अर्बनाइजेशन कहलाता है। और यह हमारे बच्चे के अलग अलग एस्पेक्ट को इफेक्ट करता है। इसमें उसने उसके फिजिकल एस्पेक्ट बताए थे और उसके सोशल एस्पेक्ट को बताया गया है। उसके बाद उसने बताए हैं आपके शहरी जीवन की क्या क्या समस्याएं हैं, गंदी बस्ती की उत्पत्ति होती है, आवास की कमी, अपराध, अनैतिकता, मानसिक संघर्ष, ये सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अर्बनाइजेशन का, समझ में आ गया? जी मैम। क्लियर है? यस मैम। अब एक लास्ट ये क्वेश्चन और रहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 हिंदी मीडियम में, और इनका है क्वेश्चन नंबर 20 इंग्लिश मीडियम में। What is the impact of economic change on children? Discuss in detail. What are the effect of development of children of economic differences? आर्थिक भिन्नताओं के कारण बालकों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार से समझाइए। कि चाइल्ड की डेवलपमेंट के ऊपर जो हमारी इकोनॉमिक के जो चेंज हैं उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसमें बताया गया है भाई हमारा, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फैमिली ऑल्सो इफेक्ट चिल्ड्रन पर्सनैलिटी। जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन होती है एक फैमिली की, वो बच्चे की पर्सनैलिटी पर इफेक्ट डालती है। चिल्ड्रन, देखो भैया, अगर गरीब परिवार का बच्चा है, डेवलप फीलिंग ऑफ इनफेरिटी एंड इनसिक्योरिटी की फीलिंग उसके अंदर होती है। सिमिलरली ड्यू टू लैक ऑफ, क्योंकि उसके पास फैसिलिटीज बहुत कम है, न्यूट्रिशन डाइट कम है, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट आर अरेस्टेड। यानी कि ये सारी चीजें क्या है, मान लीजिए गरीब परिवार से, तो बच्चे के पास क्या है, जितनी भी फैसिलिटी है वो कम ही रहती है। ठीक है, उसकी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट पर भी इसका क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। और जैसे इकोनॉमिक चेंज होती है हमारी, चेंज इन देयर इफेक्ट फैमिली आर सिग्निफिकेंट इन द primitive and early medieval times. The family or the home was an economic center. What is the advantage of new and highly specialized division of labor and mass production of goods? Change in economic life have affected family life and family life affect children personality and growth. अब देखो भाई, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक चेंज होती है, ठीक है, तो हमारी जो इकोनॉमिक लाइफ है उसका इफेक्ट एक फैमिली लाइफ के ऊपर पड़ता है, और फैमिली लाइफ का जो इफेक्ट है वो हमारे बच्चों के ऊपर पड़ता है, हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी एंड ग्रोथ के ऊपर पड़ता है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ बैड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन, एक तो क्या है, जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अब जब दो चीजें बताई इसने, एक तो जब बैड इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, दूसरा एक अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन होती है तब क्या प्रभाव पड़ता है। जब एक बच्चा है गरीब फैमिली से है जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर, हाई फीलिंग ऑफ इनफेरिटी, फीलिंग ऑफ क्या है, इनसिक्योरिटी, स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड हाई फ्रस्ट्रेशन। ये चीजें क्या है उसके ऊपर इफेक्ट, ये इफेक्ट होता है बच्चे के ऊपर। ठीक है, आपकी इनसिक्योरिटी की भावना रहती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट उसकी धीरे होती है, फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर रहती है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सा है, जब क्या आपकी इकोनॉमी अच्छी है, ठीक है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, तो उसका भी क्या है, बच्चे के वेलफेयर और ग्रोथ पर क्या है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, डायरेक्टली इंक्रीज द फैमिली फाइनेंशियल रिसोर्स, इंप्रूव चाइल्ड वेल बीइंग। जब क्या है हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो उसका डायरेक्ट असर हमारे बच्चों के ऊपर देखने को मिलता है। हम अपने बच्चों को क्या है, फिर उनको खाने के लिए भी अच्छी चीजें मिल रही है, डाइट भी अच्छी मिल रही है फिर उनको। ठीक है, उनका जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ रहा है, जो इनसिक्योरिटी की भावना है वो भी खत्म हो रही है बच्चे के अंदर, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी ठीक दिखाई जा रही है। ठीक है, और फ्रस्ट्रेशन भी नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ये बताया गया है, बच्चा क्या कर सकता है, उसके अंदर क्या है, अगर हमारे पास फैमिली ठीक है, बच्चे की कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको क्या है, वो अपॉर्चुनिटी वह उसको दिला सकते हैं। ठीक है, वेलबिंग और स्किल फॉर्मेशन बच्चे की करवा सकते हैं। अब जिसके पास खाने के लिए नहीं है वो बच्चे को कहाँ से डांस क्लास में भेजेगा, कहाँ पर वो उसको शूटिंग की क्लास में भेजेगा। ठीक है, तो जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है तो उसका बच्चे के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, बच्चे को क्या है, नई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है अलग अलग फील्ड में जाने की।
अब देखिए आपका बताया गया कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पोरेस्ट चिल्ड्रन एंड व्हाट अबाउट जेंडर, हाउ कैन इफेक्ट पॉलिसीज बी डेवलप्ड। अब देखो भाई इसने बताया गया है, अब मैं पढ़ रही हूँ थोड़ा, चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यू टू इकोनॉमिक डिफरेंसेस। एक तो देखो हमारे यहाँ पर तीन तरह के बंदे हैं हमारी सोसाइटी में। एक तो बहुत रिचेस्ट होते हैं, दूसरे मिडिल फैमिलीज होती हैं, और तीसरे बिल्कुल लोअर लेवल पे होते हैं। ठीक है, एक मध्यम वर्ग के, एक हो गए बिल्कुल श्रमिक वर्ग के, और एक होते हैं बिल्कुल ही बहुत ही रिचेस्ट फैमिली के। ठीक है, तो जो रिचेस्ट फैमिली है ये वाला जो वर्ग है ये छोटा वर्ग है। ठीक है, छोटा मतलब कि अमीर आदमी कम है हमारे देश में और गरीब जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, गरीब लगा लो या मध्यम वर्ग पर ज्यादा है। ठीक है, तो जो हमारे जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, जो कैपिटलिस्ट जो आदमी हैं, उनके पास संपत्ति अधिकार शक्ति सबसे अधिक है। ठीक है, ये बिजनेस पर्सन हो सकते हैं। तो इस वर्ग के जो लोग होते हैं वे अपने चिल्ड्रंस को क्या है सभी सुख सुविधाएं देते हैं, जिसके कारण क्या है उन्हें बैलेंस डाइट समय पर मिलती है, उनकी जो शारीरिक स्वास्थ्य है वह भी अच्छा होता है, यहाँ तक कि वह अपने बच्चों को क्वालिटी वाली शिक्षा देने से भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनके पास क्या पैसे की कोई कमी नहीं है। तो ये जो समाज का ये वर्ग है, इनके बच्चों में क्या है आत्म सम्मान का गुण भी अधिक पाया जाता है। दूसरा इनकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी है, और इनका जो सोशल डेवलपमेंट है वह भी अच्छा बताया गया है, और मेंटल डेवलपमेंट में भी इनका क्या है आपका। अब है सोशल फिजिकल डेवलपमेंट, जो रिचेस्ट फैमिली के बच्चे हैं उनकी फिजिकल डेवलपमेंट में बताया गया इनका स्वास्थ्य ज्यादातर अच्छा पाया जाता है। इसका कारण यह है कि उन्हें बैलेंस डाइट समय पर मिलती है, और अगर वो बीमार हो जाते हैं तो टाइम पर क्या है उनको हॉस्पिटल की सर्विस मिलती है। दूसरा सामाजिक डेवलपमेंट में कैसे बताए गए हैं इस वर्ग के बच्चे, इस वर्ग के बच्चे हमेशा अपने ही समान वर्ग के बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करना पसंद करते हैं। वह निम्न वर्ग के किसी बच्चे को अपना मित्र शिखर नहीं बना पाते हैं। हाँ जी, सोशल डेवलपमेंट में क्या भाई वो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग अपने फ्रेंड बनाते हैं, किसी लोअर फैमिली के बच्चे के साथ क्या है फ्रेंडशिप नहीं रखती। आगे बताया गया है इनकी मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर, ये जो आपका समाज का ये वर्ग है अधिकतर बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट अच्छा देखा गया है, क्योंकि उन्हें जिस भी वस्तु की इच्छा होती है शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है, जिससे उन्हें किसी और की वस्तु की ओर देखकर ईर्ष्या की भावना नहीं आती है। उन्हें घूमने फिरने अच्छे स्कूल में पढ़ने की पूरी आजादी होती है, जिससे उन्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु ये भी देखा गया है कि जब माता पिता बच्चे की हर एक इच्छा को पूरा करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि आयु बढ़ने के साथ साथ इनकी जितनी भी एक्सपेक्टेशन है वो भी क्या है इंक्रीज होती जाएंगी। यदि उन्हें पूरा नहीं किया गया तो बच्चे क्या है टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, या फिर वह उसे पूरा करने के लिए शतकर्मों में भी लग जाते हैं। और माता पिता को चाहिए अपने बच्चे को धन के साथ साथ अपना समय भी प्रदान करें। यानी कि जो मेंटल डेवलपमेंट में यहाँ पर बताया गया है कि वो अच्छे भी हो सकते हैं और उसके डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो थे हमारे जो बिल्कुल रिचेस्ट फैमिली है उनमें। उसके बाद है हमारा श्रमिक वर्ग, ये क्या होता है हमारा सबसे बड़ा, हमारी जनसंख्या का सबसे ज्यादा पार्ट क्या है श्रमिक वर्ग है। ठीक है, इसके पास क्या है साधनों की थोड़ी कमी होती है। यह क्या है जो पूंजीपति है उनके अंदर काम करते हैं। यह नहीं आज की बढ़ती महंगाई के कारण भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे चल रहे हैं। इनके परिवार क्या है बढ़ती महंगाई के कारण क्या है गरीबी रेखा से बीपीएल से नीचे चल रहे हैं। ये अपने जीवन का क्या अपने बच्चों का पालन पोषण भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। अब इसमें क्या क्या है इनके बच्चों में क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है। तो शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें क्या है पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, जिसके कारण शारीरिक विकास प्रभावित होता है। और इस वर्ग के अधिकतर बच्चे कुपोषण के शिकार मिलते हैं। ठीक है, बीमार पड़ने पर इन्हें क्या है अच्छी हॉस्पिटल की सुविधा भी क्या होती है न के बराबर इनको मिलती है, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास पूरी तरह से प्रभावित होता है। आगे मेंटल डेवलपमेंट में क्या है भाई, ये वर्ग ज्यादातर गंदी बस्ती और झोपड़ियों में रहता है, जिससे कारण बच्चे के ऊपर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि इन बच्चों में थोड़ा सा लालच देकर गलत काम भी करवाए जा सकते हैं। ठीक है, इन बच्चों की शिक्षा भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इनके माता पिता खुद पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनको अपने बच्चे की पढ़ाई की तरफ कोई रुचि नहीं होती है। ठीक है, इस वर्ग के बच्चों में बाल अपराध और बाल मजदूरी की समस्या अधिक देखी जाती है। ये है बिल्कुल पुअर फैमिली वाला। ठीक है,
नैतिक और सामाजिक विकास, इस वर्ग के बच्चों में नैतिक मूल्यों का अभाव होता है, क्योंकि ये जिस तरह के वातावरण में रहते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, ठीक है, ये इनके लिए आम बात हो जाती है और गलत काम ये जल्दी सीख जाते हैं। यहाँ तक इनका सामाजिक विकास भी अच्छा नहीं हो पाता है। वह अपने से उच्च वर्ग के साथ खेलना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें हीन भावना आएगी, जिससे वैसे अपने ही वर्ग के बच्चों के साथ खेलते हैं। अतः इन बच्चों के द्वारा निम्न दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। सामाजिक असंतुलन रहता है, ठीक है, संस्कृति का हनन, बुरे कार्यों की लत लग जाती है, आत्महत्या, भीख मांगना, ये वाले काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये था हमारा, एक तो बिल्कुल रिचेस्ट फैमिली और ये था बिल्कुल लोअर, बिल्कुल गरीब फैमिली, श्रमिक वर्ग जिसको बोलते हैं। अब आती है हमारी मिडिल फैमिलीज। मिडिल फैमिलीज क्या है, ये ना तो अमीर है और ना ही गरीब है, दोनों के बीच में पिस रहे हैं, ठीक है। ये लोग हमेशा अपने समाज, अपनी सतह को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन्हें वर्ग से नीचे नहीं लाना चाहिए और पूंजीपति वर्ग बनने की कोशिश, ये क्या है, अपने वर्ग को, यानी कि ये है कि हम मिडिल वर्ग से बिल्कुल पुअरेस्ट में नहीं जाना चाहते, ये क्या है, रिचेस्ट बनना चाहते हैं और उसी कोशिश में लगे रहते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण भी उसी तरह से करते हैं, ठीक है। ये जो समाज है ये क्या है, मूल्यों की तरफ अधिक ध्यान देते हैं। वह चाहते हैं कि वर्ग मूल्यों की तरफ अधिक ध्यान देते हैं, वे यह चाहते हैं कि बच्चे भी क्या है, अच्छे नैतिक मूल्यों का विकास हो, जिसे वे चोरी ना करना, झूठ न बोलना, बड़ों का आदर करना, दूसरों की सहायता करना और अपना कार्य स्वयं करना। तो इस वर्ग के जो माता पिताओं की ये कोशिश रहती है कि उनके बच्चे का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सारे के सारे विकास अच्छे से हो, ठीक है। इस प्रकार यह बच्चे आत्म नियंत्रित होते हैं, सामाजिक नियम को अच्छे से समझते हैं। अन्य वर्ग की तुलना में इस वर्ग के माता पिता और बच्चों के बीच क्या होता है, अच्छा रिलेशन होता है। क्योंकि देखो भाई, गरीब वाले हैं वो भी अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे और जो ज्यादा अमीर है वो भी अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे। ये क्या है, मिडिल वर्ग के इनका बच्चों के साथ क्या है, अच्छा संबंध बताया गया है। तो इस प्रकार हम बोलते हैं कि जो हमारे इकोनॉमिक डिफरेंस है वो हमारे समाज को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। परंतु शिक्षा का जो मैनेजमेंट है करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एजुकेशन सबको समान मिले, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या मध्यम वर्ग का हो, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का बच्चा पढ़ना चाहिए, इसलिए सरकार ने क्या है, सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा सभी के लिए जैसे प्रोग्राम्स का आयोजन किया है और यहाँ तक कि गरीबी रेखा से नीचे और अन्य जाति वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। तो ये था हमारा अलग अलग जो हमारा क्या है, इकोनॉमिक डिफरेंस है, उनका बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है भाई। और हाउ कैन इफेक्ट पॉलिसीज बी डेवलप, तो इस इफेक्ट को हम कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करके इस डिफरेंस को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक तो है, सबसे पहले इसमें दिया गया है आपका अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म थ्रू विच बेस एंड एक्सक्लूजन्स आर to the participated group and they were their mechanism change over time more pro poor growth concentration and the broad psycho-economic development the same time as investing in disinvested group। देखो भाई, इसमें क्या है, अब सरकार को भी क्या है, इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए, इनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। और इनके सिनेरियो में भी जो ये बच्चे जी रहे हैं जो डिफरेंट उसके, ताकि उसमें कुछ चेंजेस लाया जा सके। गवर्नमेंट एंड फैमिलीज टू इन्वेस्ट द चिल्ड्रन एंड क्रिएट इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटी। और क्या है, गवर्नमेंट भी क्या है, इसमें बहुत कदम उठा रही है। अब देखो, गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनके लिए हर महीने राशन की व्यवस्था कर रही है, एक तो ताकि उनके जो खाने पीने की है उसकी दिक्कत ना आए। दूसरा क्या है, उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान जैसे उन्होंने चलाए हैं, ताकि सब बच्चों को, आपका 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सब बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, ताकि किसी का बच्चा अनपढ़ न रहे। अगर देखो भाई, जो प्राइवेट में नहीं भेज सकते, एटलीस्ट कम से कम क्या है, आप सरकारी स्कूल में भेजो। और सरकारी स्कूलों में उनको क्या है, खाने की भी प्रॉब्लम नहीं है, मिड डे मील उनको मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं। दूसरा क्या है, राशन डिपो पे लोगों को क्या है, सस्ते में राशन मिलता है, ठीक है। जो 20 रुपए किलो जो गेहूं है, 20 या 25 रुपए जो किलो गेहूं है, वो उनको राशन डिपो पे 2 रुपए किलो, ठीक है, वैसे मिलता है। चीनी मिलती है, तेल मिलता है, ठीक है। और क्या क्या है, गवर्नमेंट ने और क्या क्या किया गया है, सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज भी बनानी चाहिए, रिच प्रॉपर पॉपुलेशन मोर इफेक्टिवली, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नेंस, इफेक्ट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म एंड ह्यूमन रिसोर्स इन पब्लिक एंड टैकल द चैलेंज ऑफ द clientelism, corruptions and the quality of the public service worker, attention to balancing the political and the physical dimensions of the sustaining current services, balance रखना है political और physical dimensions में, जो भी हमारी current services जो provide की जा रही है, taking the relation of children live into
Account to program designed to ensure the service are appropriate, valued, and reach those with most needed. Above all, policy maker need to treat children as social actor rather than just the user of the service or फ्यूचर वर्कर। क्या है, जितनी भी पॉलिसीज मेकर है उनको बच्चों को सबको समाज में क्या है इस तरीके से सबको एक समान ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। यूजर ऑफ द सर्विस, उनको जस्ट सर्विस और फ्यूचर के लिए वर्कर तैयार करने के लिए नहीं, पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए कि सब बच्चों का समान लाभ हो सके। अकाउंटिंग द प्रोग्राम डिजाइन टू एंश्योर द सर्विस एप्रोप्रिएट वैल्यू एंड रीच मोस्ट नीडेड, जो जिनको ज्यादा जरूरत है उनको क्या है इन पॉलिसीज का लाभ मिले, ठीक है। तो ये थी आपकी क्या कि अलग अलग डिफरेंट का जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन था उसका बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इम्पैक्ट इकोनॉमिक चेंजेज ऑन चिल्ड्रन। समझ में आ गया भाई कि अलग अलग ग्रुप का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे के इकोनॉमिक के बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर। तो हमने यहाँ पर तीनों वर्ग के बारे में पढ़ा, जो बिल्कुल रिचेस्ट है, बिल्कुल क्या है पुअर है, और जो मिडिल वर्ग है। तो इन तीनों के सिनेरियो को देखते हुए हमें क्या लिखना है, बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में हमें लिखना है। समझ में आ गया? जी मैम। तो आज आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस खत्म हो गया है इस बुक का, ठीक है। 4 यूनिट थी हमारी, चारों की चारों यूनिट कंप्लीट हो गई है। साथ साथ में आप पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हैं मैम। कितनी यूनिट की है हमने, कितनी यूनिट हमारे सिलेबस में? 4 यूनिट। 4 यूनिट्स मैम। ओके, 4 यूनिट है, चलो ये तो पता है। एक आधा बच्चा ऐसा भी मिलेगा जिसको ना भी पता हो, ठीक है। तो 4 यूनिट आज कंप्लीट हो गई है। कल नेक्स्ट हम नेक्स्ट बुक का काम शुरू करेंगे, ठीक है जी। थर्ड पेपर की बुक उठाएंगे। तो कल मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगी। इसका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हो गया है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी ने सारी पॉइंट लिखी है क्या साथ? क्या? चारों यूनिट की कुछ कुछ पॉइंटें थी, तो मैंने कुछ कुछ क्लास अटेंड नहीं किया है, तो उसमें जैसे कोई ऐसा बच्चा रेगुलर जो सारे पॉइंट लिखे हों। बेटा ना, ये ना आपकी उस पे सारी क्लासेस की वीडियो मिल जाएगी आपको अपने ग्रुप में। वो जो आपका मिल एक्सपर्ट जाएगी। अकेडमी वाला ग्रुप है ना, उसमें सारी क्लासेस जितनी हुई है ना, सारी क्लासेस की वीडियो डली हुई है बेटे। तो जो नहीं है आप उसको डबल स्पीड में करके देख लेना। वैसे ठीक है, तो हमारा जो एक बार फिर से बता देती हूँ, 4 यूनिट थी हमारी। फर्स्ट यूनिट हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ी थी, जिसमें हमने बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में डिफरेंट स्टेजेस के बारे में पढ़ा था कि बच्चा चाइल्डहुड में उसकी कैसे ग्रोथ होती है, कैसे डेवलपमेंट होती है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। फिर यही सारी बातें क्या थी, हमने उसके एडोलसेंस के बारे में पढ़ी थी, जिसमें हमने यहाँ पर 3 अलग अलग थ्योरी दी थी, प्याजे की थ्योरी, कोलबर्ग की और इरेक्शंस की। उसके बाद जो हमारे कुछ फैक्टर अफेक्टिंग हमारे ग्रोथ के ऊपर, ठीक है, और हमारी इम्पैक्ट ऑफ मीडिया का बच्चे के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, एडोलसेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें। दूसरी यूनिट थी वो थी हमारी इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर। पहले वाली तो सिर्फ हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर थी, ठीक है। बच्चे का अलग अलग, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के पैदा होने से बड़ा होने तक, स्कूल लेवल तक क्या क्या डेवलपमेंट हुई, ये सारी बातें उसमें पढ़ी थी। दूसरी यूनिट में हमने पढ़ी थी अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। हमें ये समझना था दूसरी यूनिट में कि एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था, जिसमें आपने गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी पढ़ी थी। उसके बाद आपकी थर्ड यूनिट में आपने पढ़ा था थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव टू एनहांस लर्निंग अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। पहले में बच्चों के डेवलपमेंट को पढ़ा, दूसरे में बच्चे में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, एक बच्चा दूसरे से किस प्रकार अलग हो सकता है, ये पढ़ा। तीसरे में किस प्रकार लर्निंग, सीख कैसे सकते हैं बच्चे, ठीक है, लर्निंग वाली की यूनिट। और तीसरे चौथे वाली जो यूनिट है लर्निंग वाली यूनिट में आपकी 4 मेन थ्योरीज थी, ठीक है, जिसमें आपने
एक तो थोर्नडाइक की थी, क्लासिकल ऑपरेंड एरियल टोलमैन की थी, आपकी इनसाइटफुल ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग। ठीक है, तो थर्ड में हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा था कि बच्चा किस प्रकार सीख सकता है या किस प्रकार हम उसको सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग जो थ्योरी प्रोपाउंडेड की थी उनको बताया गया है कि इस तरीके से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। और उसके बाद एक इसमें टीचर का क्या रोल होता है बच्चे को अलग अलग लर्निंग सिचुएशन में सिखाने का। और जो फोर्थ यूनिट थी ये थी हमारी डेप्रिवेशन एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन मेजर फॉर देयर एडजस्टमेंट एंड एजुकेशन, कि आपके कुछ ऐसे बच्चे जिनको क्या है समाज में कुछ कमी के रहते हुए भी किस प्रकार वे एडजस्ट होते हैं और क्या क्या उनकी एजुकेशन है, जिसमें आपने गरीबी के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, बच्चे के क्या है क्रच वगैरह में, यानी कि डिप्राइव्ड इन बच्चों के बारे में आपने इसमें पढ़ा था फोर्थ वाली यूनिट में। ठीक है, कि पिछड़े और वंचित बच्चे किस प्रकार एडजस्टमेंट करेंगे, उनके क्या क्या उपाय होंगे और क्या क्या एजुकेशन होगी, इसके बारे में आपने फोर्थ यूनिट में पढ़ा। तो बस यही आपकी 4 यूनिट थी। यूनिट तो आपकी चारों बिल्कुल इजी हैं। ठीक है, तो एक बार साथ साथ पेपर से पहले भाई पढ़ लेना अपनी बुक को। यहाँ तक मुझे ये बताओ, फर्स्ट आपका पेपर कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट पेपर की बुक सबको समझ में आ रहा है ना जो पढ़ा रही हूँ? जी मैम। यस यस मैम। जी मैम। मैम एग्जाम वगैरह के बारे में थोड़ा बता देते। मैम ये लास्ट में मैम जो कल से पेज नंबर कंटेम्प्रेरी वाली बुक स्टार्ट होगी। 352 दिया है ए बेटा वन बोलो। मैम कल से मैम लास्ट में कंटेम्प्रेरी जो वाली बुक स्टार्ट होगी। कल बेटा मैं थर्ड वाली बुक स्टार्ट करवाऊंगी, लर्निंग एंड टीचिंग वाली, थर्ड पेपर। ओके मैम। मैम लास्ट पेज में जो 352 पेज है उसमें जो क्वेश्चन दिया है वैसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक मिनट बेटा, 300 कौन सा बोला? 52 52? हिंदी में मैम। हाँ जी, ऐसे ही आता है पेपर स्ट्रक्चर आपका। 80 नंबर का पेपर है आपका। आपकी यूनिट दे दी है, चारों यूनिट में से दो दो क्वेश्चन ले लिए आपके। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के जो क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ये चारों यूनिट में से एक एक उठा लिया। अब देखो डेवलपमेंट वाला है, डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से, डिस्कस द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, ये फर्स्ट वाली यूनिट से है। आपका व्हाट इज द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है आपका, रुचि, ये शायद हो सकता है सेकंड का। और कन्फ्लिक्ट वाला आपका कल परसों में पढ़ा था हमने, यस मैम डिस्क्राइब होता है। द नेचर ऑफ वैल्यू, मूल्यों की प्रकृति। ये देख लेना वैल्यू वाला कौन से में आया था, सेकंड में आया था, थर्ड में आया था। मतलब सारी यूनिट से एक एक क्वेश्चन उठा लिया, एक एक तो शॉर्ट उठा लिया और एक एक और यूनिट वाइज तो लॉन्ग क्वेश्चन है ही। ओके मैम थैंक यू। ठीक है। पेपर तो एक स्पेसिमेन पेपर तो शायद दोनों बुक में दे रखा है, इंग्लिश मीडियम में भी दे रखा है और हिंदी मीडियम में भी दे रखा है। हाँ जी, स्पेसिमेन पेपर दोनों में दे रखा है। मैम टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं। नहीं बेटा, देखो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना 4 नंबर का, ये तो कंपल्सरी है, इसके तो 4 करने हैं आपको। अगर आते हैं तो 4 अटेम्प्ट करोगे, नहीं आते तो भाई एक बार ना सोच के लिख देना, खाली मत छोड़ के आना। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका कंपल्सरी। फिर आ गई आपकी फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई एक अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता हो। ऐसे ही सेकंड यूनिट में कोई 2 क्वेश्चन है, कोई एक आपको करना है। ऐसे ही थर्ड यूनिट में फिफ्थ और सिक्स 2 क्वेश्चन है, कोई एक करना है आपको। 7th और 8th क्वेश्चन में से भी कोई एक करना है। यूनिट वाइज एक एक क्वेश्चन करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये ना 4 नंबर का, ये 4 क्वेश्चन दे रखे, 4 मार्क्स के, ये कंपल्सरी है। तो मैम टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? टोटल दे तो दिए बेटा, ये आपके 8 ही तो क्वेश्चन है टोटल। ओके मैम। 4 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो कंपल्सरी है, और बाकी यूनिट वाइज आपको ओनली 1 क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन दिए होंगे पेपर में, कोई एक करना है आपको। मैम जैसे आपने जो जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड आएंगे कि जैसे इसमें बहुत सारे हैं तो ऐसे कुछ भी उठा के डाल देंगे, कि आप क्या इम्पोर्टेंस बताएंगे कुछ उसमें? भाई देखो, वैसे तो इम्पोर्टेंस देखो, अब यहाँ पे देख रहे हो, इसको देख के तो आपका पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जो स्पेसिमेन दे रखा।
ठीक है, मेन ये है कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है ना, उनमें से ही आपका पेपर आ जाता है। ठीक है, तो लास्ट के 5 ईयर के उठा लो आप पेपर, और वो आपको एमडी की साइट पे मिल जाएंगे। मैम तो फिर ये जो 8 क्वेश्चंस हैं, तो फिर ये लगता है क्या ये 8 क्वेश्चंस में से आएंगे, या फिर कोई अलग से, या फिर जो आप वो सिलेबस में जो पढ़ाए हुआ या उसमें से कोई आएंगे? बेटा ये सारे, एक बात देख, एक मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, सारे सिलेबस में पढ़ाए हुए मेरे। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले हमने कंसेप्ट ही पढ़ा था, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। उसके बाद था डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी पढ़ा हुआ आपका, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। आ गया दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, हमारी डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ये भी पढ़ा हुआ। दोनों क्वेश्चन पढ़े हुए हैं ना। सेकेंड यूनिट के देखो, रीजन, डिस्क्राइब द रीजन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड एजुकेशन इम्प्लीकेशंस, जो हमारे एक व्यक्ति के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस है, उनके क्या क्या कारण हैं। आपने पढ़ा था ना, हेरिडिटी भी आया था, उसमें कई सारे कारण आए थे, ये पढ़ रखा है आपने। और एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये भी पढ़ रखा है। अगला है क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी वाला कंसेप्ट पढ़ा था। और कौन कौन सी टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं, और हाउ क्रिएटिविटी कैन बी डेवलप अमंग द चिल्ड्रन। ठीक है, और बच्चों में क्रिएटिविटी को कैसे क्या है हम डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक यूज करें जिससे हम बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप कर सके। ये बात भी हमने पढ़ रखी है, पढ़ रखी है नहीं पढ़ रखी है? यस जी मैम। मैम। आगे व्हाट यू मीन बाय लर्निंग, डिस्क्राइब द डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब लर्निंग पढ़ाया, सबसे पहले ही जो टॉपिक था थर्ड यूनिट का, लर्निंग क्या होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यही पढ़ा था। इसकी मेरे ख्याल में 15-16 आपकी वो थी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये आ गई ब्रूनर की थ्योरी, ये भी पढ़ रखी है। फोर्थ यूनिट में रीजन इन स्ट्रेस ऑफ एडोलसेंस, एडोलसेंस में तनाव का क्या कारण है और टीचर इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकता है, ये टॉपिक भी पढ़ रखा है। डिस्क्राइब इन डिटेल प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन, व्हाट आर इट्स रीजन, क्या कारण है, ये आपने कल ही पढ़ा था। अब ये बताओ मुझे 8 क्वेश्चन में से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुमने नहीं पढ़ा हो सिलेबस में? नहीं मैम, सारे तो पढ़े हुए हैं, लेकिन मैम मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ये तो 8 ये सब तो पढ़े हुए, और इनफैक्ट सिलेबस भी तो खत्म हो चुका है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन 8 दिए हुए हैं, तो इसमें से आएंगे, या फिर कोई और जो हम लोग और भी पढ़े उसमें से कोई आ नहीं सकते हैं? बेटा, जो आपका सिलेबस है ना, सिलेबस से बाहर कुछ भी पॉइंट नहीं आएगा। जो आपकी बुक है ना, पूरा सिलेबस दे रखा है, इससे बाहर एक भी पॉइंट नहीं आएगा आपका एक्स्ट्रा। ओके मैम। और डेली देखो कुछ पॉइंट ऐसे भी, मान लो कोई भी उठा के दे दे, तुमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा लेकिन सुना तो है ना। जिस बच्चे ने सारी क्लास अटेंड की है ना, तो हमें बहुत सारी चीजें, सुनी हुई चीजें भी हम लिख सकते हैं। यस मैम, और ये समय तो मैम बना के भी लिख सकते हैं ना? हाँ, ये तो सारा बना के लिख सकते हैं, हमारे ऊपर है, हमारे पैदा होने से लेकर क्या क्या डेवलपमेंट हुई, वही सारी चीजें हैं इसमें। मेरे को तो ना ये जो आपका है ना फर्स्ट वाला, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, नाम ही ये है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सारा एक बच्चे के ऊपर ही है। छोटे से बच्चे के उसके डेवलपमेंट से शुरू होता है और बड़ा हो जाता है, कब वो ड्रग्स की लत में पड़ गए, ये सारी चीजें सब कुछ एक बच्चे के ऊपर ही दे रखा है। तो इसमें तो कोई भी क्वेश्चन अगर ना भी आए ना, अगर उसका कुछ पॉइंट भी दिमाग में आ जाए तो भी कंप्लीट करके आना है आपको। बस ये है कि अपना छोड़ के कोई क्वेश्चन मत आना, उसे रिलेटेड भी लिखोगे ना तो भी नंबर मिल जाएंगे आपको। मैम कब से होंगे एग्जाम? एग्जाम तो बेटा आपके जून या जुलाई में होते हैं, पहले सेकेंड ईयर के होते हैं और उसके बाद फर्स्ट ईयर के होते हैं। ठीक है, तो अब अपना ये पढ़ लेना, और उसके बाद कल से हम नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, थर्ड वाला पेपर। ठीक है, और फिर वो पढ़ने के बाद वो भी इजी लगेगा। अब मुझे बताओ, ये बुक इजी है ना आपकी? यस मैम, ये वाला तो थोड़ा सा इजी लगा, सेकंड कैसा लगेगा पता नहीं। नहीं, पढ़ने के बाद ना भी इजी लगेगा बेटे। अब ये जिस दिन तुमने नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो ये भी मुश्किल लग रहा था। अब देखो पढ़ने के बाद ये इजी है बिल्कुल। मतलब ये पेपर है ना, जो ये पेपर क्वेश्चन दे रखे, अगर तुम्हें बिल्कुल एक बार भी नहीं पढ़ा, सिर्फ सुना है, तो भी कुछ ना कुछ तो तुम जरूर लिख सकते हो ये क्वेश्चंस के बारे में। लिख सकते हैं, लिख सकते। जी मैम। मैम प्रैक्टिकल का एग्जाम कब होगा? वो बेटा फर्स्ट, कई बार तो ये होता है कि पहले हो जाता है, और डाल क्लास लिए आज डाल देंगे।
कई बार तो ऐसा होता है कि एग्जाम पहले हो जाते हैं, प्रैक्टिकल बाद में। कई बार ये प्रैक्टिकल पहले ले लेते हैं और एग्जाम बाद में करवाते हैं, तो ये तो शेड्यूल यूनिवर्सिटी निकालती है। ओके मैम। हाँ जी। और बाकी आज ना मैं अब और कुछ पढ़ाने का तो है नहीं, तो मैं आज ये 1 घंटा होती है आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, तो बीच में बंद भी हो जाए तो आप लीव कर जाना। ठीक है, सबको समझ में आ गया? इजी है ना आपका? यस मैम मैम। सारी बुक्स वगैरह मैम कंप्लीट पहले हो जाएंगे, सेकेंड फिर ईयर का एग्जाम इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन वगैरह बताओगे ना? हाँ बेटा, पहले सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे, तो मैम क्योंकि पहले सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर वाले का का ये होता है ना बेटा, रिजल्ट पहले देना होता है, क्योंकि सेकेंड ईयर वाले बच्चे आगे भाई हो सकता है किसी को एमएड करनी हो, इसलिए सेकेंड ईयर के पहले होते हैं जून में, उसके बाद आपके होते हैं। मैम तो बेटा आवाज बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही, क्या बोला आपने? मैम कल कौन सा पेपर करवाओगे? यहाँ लिख देती हूँ पेपर। मैम जब सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स वगैरह बताओगे। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ बताती तो चलती हूँ। बाकी लास्ट में जब आपके सिलेबस खत्म हो जाएंगे तो मैं फिर नेट से निकाल के पुराने पेपर भी करवा दूंगी, और प्रीवियस ईयर पेपर मैंने करवा भी रखे हैं, पर बट वो मेरे वाले चैनल पे है, ये आपके इस पे नहीं करवाए मैंने अभी। मैम लेकिन मैम लगता इसमें है कि बुक भी इतना लिखने का प्रैक्टिस ना अभी से ही करना होगा। अच्छा, मैम आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मेरे नाम से ही है मेरा यूट्यूब चैनल। ओके मैम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में दोनों में यही बुक पढ़ा जाएगा ना? नहीं, सेकेंड ईयर में इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा बेटा, अलग अलग, सेकेंड ईयर के अलग है, पर एक जैसी है, मुश्किल अच्छा। नहीं है, इजी तो है बीएड, इजी सी है बीएड। बीएड में तो तुम सारे, कितना इजी सा सब्जेक्ट था ये, ऐसे ही सेकेंड ईयर के हैं, उसके भी मुश्किल नहीं है, बस उसमें एक सब्जेक्ट बच्चों को मुश्किल लगता है, वो जो स्टैटिस्टिक वाला आता है, तो वो जो जो आपके मैथ वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, उनके लिए इजी लगता है, उनको तो वो भी इजी लगता है बिल्कुल, और उसमें भी ज्यादा नहीं है, 2 यूनिट है प्रैक्टिकल, बाकी सारा तो थ्योरेटिकल ही है आपका। यानी खाली मीन मीडियन मोड वगैरह ही होगा ना? हाँ हाँ, बस ये है, मीडियम मोड वाला ही है। मैम तो सेकेंड उसका बुक ना तो बेटा ये बिल्कुल भी सेकेंड ईयर समझ में नहीं आ रहा आपने क्या बोला। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मैम काइंडली इन्फॉर्म दैट टी विल टीच द, देखो भाई अभी तो बाकी फैकल्टी का तो मुझे नहीं पता, अभी तो मैं ही लूंगी क्लास। मैम वो नहीं कि आप आगे सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा तो सेकेंड ईयर के लिए बुक भी बदल जाएगा। हाँ बदलेंगी, और क्या, यही बुकों तो से मतलब पढ़ोगे आप, पहली क्लास में और दूसरी क्लास में सेम बुक थोड़ी ना पढ़ते हो। ओके मैम रोशन, पेपर थर्ड जो आप मैं पढ़ाएंगे तो फिर वो कैसा, क्या लगता है कि वो ऐसा इजी ही होगा फिर वो, या वो हार्ड होगा इससे? नहीं, वो इजी है बेटा, लर्निंग का है सारा, लर्निंग का, जो आपने सेकंड यूनिट पढ़ी है ना, जो हाँ इसकी जी। सेकंड यूनिट पढ़ी है उसकी फर्स्ट यूनिट है वो। अच्छा ठीक है, तो चलो अब मैं क्लास को खत्म करती हूँ, क्योंकि 1:30 बजे का क्या खींचना, जब सिलेबस खत्म हो गया है। ठीक है, ओके मैम। ओके बेटा, और ओके किसी को कुछ पूछना है? ओके मैम।
ओके जी, बाय। आज ये हमारी बुक कंप्लीट होगी, इसको रख देती हूँ, कल नेक्स्ट बुक उठाऊंगी। बाय बाय मैम। मैम। बाय बेटे। बाय मैम। बाय मैम। बाय। वेलकम बेटा।